औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो सबसे पहले मुझे ये क्लियर कर दो कि मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है। चलो, हाँ जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 में जो लॉस है वो कंट्रीब्यूट होगा ऑफ कोर्स। देख लेते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 है कहाँ पे। जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पे आ जाते हैं। On 1st July 2016, Abid, Rizwan and Salman started a partnership business and contributed rupees 200,000 each towards the firm capital. ये हमारे पास आ गया कैपिटल, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। दे ऑल्सो एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में ये शेयर करेंगे। एग्जाम्पल 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 भी करवा देता हूँ। देखें, ये कह रहे हैं कि इक्वल प्रोपोर्शन में ये करेंगे प्रॉफिट को शेयर। अगर कोई और प्रोपोर्शन नहीं लिखी हुई तो इसी प्रोपोर्शन से ये लॉस भी शेयर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आबिद इन एडिशन टू हिज कंट्रीब्यूशन कैपिटल की, उसने 1 लाख और फराहम किया है टू वन ऑफ द सप्लायर। अच्छा ठीक है, ये उसने फर्म को नहीं सप्लाई किया, ये उसने एज ए सप्लायर कितने वो सप्लायर को किया है। तो यहाँ पे रीइंबर्समेंट वाला आउट ऑफ हिज पर्सनल पॉकेट अगर उसने किया तो यहाँ पे रीइंबर्समेंट वाला रूल लगना चाहिए कि ये पैसे फर्म को वापस करने चाहिए आबिद को, ठीक है। आगे देख लेते हैं। ऑल द पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट एट रेट ऑफ रुपीज ये 8% ऑन देयर कैपिटल। ये वो होता है कैपिटल जो आपने इस कैपिटल से कितने हैं, इसी कैपिटल पे अगर कोई इंटरेस्ट होता तो वो इस पे आ जाता, ठीक है। या उसने और 1 लाख फराहम किया है। देख लेते हैं इसका करना क्या है। However, during the year the firm incurred a loss of rupees 80,000, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि 80,000 का लॉस हो गया है। सिर्फ इस कैपिटल पे अगर पेमेंट होनी होती ये वाला 8%, तो वो आउट ऑफ प्रॉफिट होती, और अगर प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ है, तो इस वाले प्रॉफिट के ऊपर, इस वाले कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट अगर देना होता तो ना दिया जाता। लेकिन इंटरेस्ट देना है इस 1 लाख पे। क्या इस 1 लाख पे जो उसने दिया है ये लोन है, ये वो कैपिटल नहीं है, ठीक है। तो इस लोन पे 6% मेरे ख्याल से देना चाहिए, जो अमाउंट पहले से लिखी हुई है। क्योंकि अबव एंड बियॉन्ड अगर आप देते हैं कोई कैपिटल तो इसके ऊपर दिया जा सकता है। इसके ऊपर लॉस हुआ है तो ये वाला प्रॉफिट जो है सिर्फ प्रॉफिट की सूरत में, इस वाला ये वाला इंटरेस्ट जो है सिर्फ प्रॉफिट की सूरत में दिया जा सकता है। लेकिन लोन पे इंटरेस्ट जो है ये हमेशा देना है लॉस की सूरत में भी। तो 6% के हिसाब से मेरे ख्याल से 1 लाख इंटू 0.06, ये मेरे ख्याल से शायद 6,000 बनता है, ऐसा ही है। देख लेते हैं। इंटाइटल टू किधर गया ये, हाँ, इंटाइटल टू 6,000, ठीक है, उसने 6% रेट पे दिया है। क्लियर है पाकीज़ा ये आपको, ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन 2। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पे आ जाते हैं। यहाँ पे वो क्या कहता है। सुहेल तलहा उमेर एंड को पार्टनरशिप कंसर्न इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग ऑफ क्लोथ, ठीक है। द फर्म बॉट अ प्लॉट फ्रॉम शाइनिंग स्टार लिमिटेड। अब ये किसने बाई की है, फर्म ने, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है। आफ्टर सम टाइम तलहा एंड उमेर ऑन देयर ओन अकाउंट बॉट 3 मोर प्लॉट ऑफ लैंड इन द सेम लोकेलिटी। तलहा और उमेर ने अपने अकाउंट से, अपने पैसों से 3 और प्लाट ले लिए हैं उसी जगह पे और अच्छा प्रॉफिट बनाना शुरू कर दिया है। सुहेल ऑन बिकमिंग अवेयर ऑफ सच प्रॉफिट सूट तलहा एंड उमेर। क्या यह बात आती है कि क्या ये सीक्रेट प्रॉफिट है। सीक्रेट प्रॉफिट, हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। क्या हमारा काम ज़मीनों का है कि क्लॉथ का है। हमारा काम क्लॉथ का है। उन्होंने जो पैसे कमाए हैं वो कमाए हैं ज़मीनों से, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये सीक्रेट प्रॉफिट नहीं होगा। देख लेते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। नो तलहा एंड उमैर आर नॉट लाइबल टू सच शेयर प्रॉफिट एज दिस ट्रांजैक्शन वाज नॉट विद इन द स्कोप ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप ये काम ही नहीं कर रही, ठीक है ना। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स
द पार्टनर शेल अकाउंट फॉर द प्रॉफिट पे विच फर्म ही ड्राइव्स। अब मैंने क्या, अब कहते हैं तीन चीज़ों की बात हुई थी, फर्म की प्रॉपर्टी, फर्म के कनेक्शन या फर्म के नेम से, तीनों ही यूज़ नहीं किए तो ये नहीं है। और उसके बाद ही मेड हिमसेल्फ फ्रॉम कैरिंग ऑन बिजनेस ऑफ सेम नेचर, सेम नेचर का बिजनेस भी नहीं है, उसने ज़मीन ली है लेकिन फर्म का कितने बिजनेस है, कपड़े का, तो यहाँ पे ये सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। क्योंकि अगर ये कारोबार फर्म या तो ज़मीन का कारोबार कर रही होती या उस ज़मीन पे जो 3 प्लाट इन्होंने लिए हैं वहाँ पे कपड़े का ही दुकान लगा लेते, तब ये सीक्रेट प्रॉफिट होता और फिर इनको तलहा और मैर को पैसे देने पड़ते। बाकी सा ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन भी क्लियर है। आ जाते हैं 1.4.5 पे। 1.4.5 किसने पूछा है ये, जवेरिया, तो मेरे ख्याल से शायद क्लास लीव कर गई हैं। खैर वो रिकॉर्डिंग में सुन लेंगी। इस पॉइंट को मैं दोबारा कहते हैं बता देता हूँ। वो कहते हैं राइट टू बी इंडेमनीफाइड, हमने वही बात की जो नीचे थी। अगर एक बंदा वो बिजनेस के लिए ए बी सी, ये 3 पार्टनर हैं, ठीक है ना, अब सी ने अपनी जेब से अगर फर्म का कोई खर्चा किया है तो फर्म का हक कहते हैं फर्ज बनता है कि इसको रिपे करे, और इसका ये हक बनता है कि इसको वो अमाउंट रीपे की जाए। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू क्लेम इंडेमनिटी फ्रॉम द फर्म इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड। अब ये सी ने पेमेंट फर्म के कहते हैं फर्म के लिए पेमेंट की थी, लेकिन की कहाँ से, क्या फर्म के पैसे से की, नहीं, इसने अपनी जेब से की है, तो उसने पेमेंट ली है। और लाइबिलिटी इनकर्ड बाय हिम, या कोई जिम्मेदारी आ गई है सी पे फर्म की वजह से, तो वो फर्म की जिम्मेदारी होगी, वो सिर्फ इसकी जिम्मेदारी नहीं होगी, तो इसको वो पे करना पड़ेगा। इन द ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का हो, सबसे पहले तो बात है कि वो बिजनेस से रिलेटेड चीज़ हो। अनरिलेटेड टू बिजनेस अगर होगी तो वो फर्म से रिलेट ही नहीं करेगी, तो वो इंडेमनीफाई भी नहीं हो सकेगा। और इन डूइंग सच एन एक्ट इन एमरजेंसी फॉर द पर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द फर्म, वही एजेंसी वाली बात है कि हमने अपने प्रिंसिपल को बचाने के लिए इमरजेंसी में उसके इंटरेस्ट को बचाने के लिए कोई पेमेंट की है, तो फ़र्ज़ बनता है प्रिंसिपल का कि वो एजेंट को वो अमाउंट वापस करे। वही चीज़ यहाँ पे है कि उसने फर्म का बिजनेस प्रोटेक्ट करने के लिए तो कोई अमाउंट अपने से पे की है, और वो उसने वैसे ही पे की है कि अगर उसकी जगह कोई भी होता तो वो अमाउंट पे कर देता। ऑर्डिनरी प्रूडेंस, पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस का मतलब है लेस लॉस हो तो वो भी इसको वापस किया जाएगा, ठीक है ना। वो और बात है कि वो कितने अगर इसने पेमेंट की है 1 लाख की, ठीक है, तो वो 1 लाख इसे वापस मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अगर उस पर 20,000, बल्कि 20,000 की बजाय एक इवन फिगर कर लेते हैं, 30,000 का लॉस हो जाए तो 1,000 1,000 1,000 10,000 10,000 10,000 ये तीनों बेयर करेंगे, तो वापस क्या मिला सी को। फिर इसका मतलब है कि 100,000 माइनस 10,000, इसको मिला 90,000, ठीक है। इस तरीके से किया जाएगा। क्लियर है बच्चों, कोई और सवाल तो नहीं है। आगे चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यही पढ़ना है ना, 1.6 राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर चेंज इन फर्म, क्यों कुछ और भी पढ़ना है? ये हमने पढ़ लिया था, ड्यूटी नॉट टू कम्पीट विद द, हाँ ये हमने पढ़ लिया था। चलें ये पढ़ना शुरू करते हैं। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स आफ्टर अ चेंज इन फर्म। मुझे बताएं ज़रा, आपके हिसाब से कोई फर्म में उनके राइट्स एंड ड्यूटीज़ में कोई चेंज आनी चाहिए? ज़रा सोच के बताएं। फर्म में एक चेंज आया है
लेट से एक पार्टनर नया आ गया है, पहले ए बी फर्म थी, अब सी आ गया है, क्या पहले भी इन दोनों का फ़र्ज़ बनता था कि ये लोग अपनी ड्यूटी सही तरीके से निभाएं और जो है सेम रहनी चाहिए? कुछ ऐसी हो सकती हैं कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग अब कहते हैं जो है वो चेंज हो जाएगी, लॉस शेयरिंग चेंज हो जाएगी, कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन मोस्टली चीज़ों में चेंज नहीं आता। ठीक है, पढ़ते हैं यहाँ पे लिखा क्या हुआ है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, बस न्यू की वजह से थोड़ी सी चेंजेस होंगी। एग्जैक्टली सब्जेक्ट टू कितने हैं कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट दोबारा। अच्छा आप देखें ज़रा, पहला कॉन्ट्रैक्ट किन के दरमियान था? ए और बी के दरमियान, ऐसा ही है ना बच्चों? अब कॉन्ट्रैक्ट किसके दरमियान होगा? ए बी सी के दरमियान। तो कॉन्ट्रैक्ट में नोवेशन आ जाएगी कि एक कॉन्ट्रैक्ट खत्म और दूसरा शुरू। तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम। नोवेशन क्या आई है? ये पार्टनर आ गया है, एज दे वर इमीडिएटली बिफोर द चेंज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। कुछ चेंजेस कुछ सिचुएशन में, इन तीन सिचुएशंस में आपकी जो राइट्स एंड ड्यूटीज हैं वो सेम रहेंगी। कुछ ड्यूटी के कितने हैं उसमें अलग हो भी सकती हैं। हो सकता है तीसरा पार्टनर आए और पहले दो पार्टनर भी इस चीज़ को कहते हैं मुत्तफिक हो जाएं कि अब कपड़े का कारोबार करने की बजाय हम जूतों का कारोबार करेंगे। तो फिर ऐसे वक्तों में राइट्स एंड ड्यूटीज़ चेंज हो सकती हैं। लेकिन क्या होए, वेयर अ चेंज अकर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ फर्म, सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन फर्म चेंज कितने हुई है, नया पार्टनर आ गया या पुराना पार्टनर चला गया, सिर्फ ऐसी सूरत हाल हों तो कितने राइट्स एंड ड्यूटीज़ चेंज नहीं होगी। क्यों? सिर्फ एक पार्टनर ही तो आया है, जो ड्यूटीज़ इनकी थी अब वो इसकी भी हो जाएगी। क्लियर है बच्चों ये पहला पॉइंट? उसके बाद वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर अ फिक्स्ड टर्म कॉन्टिन्यूज टू कैरी ऑन बिजनेस आफ्टर द एक्सपायरी। फर्म थी ए बी सी की, उन्होंने कहा था 1 साल तक चलाएंगे, वो 1 साल से ज़्यादा चला गया है। तो यहाँ पे तो सिर्फ टाइम लिमिट एक्सीड की है, कोई राइट्स एंड ड्यूटीज़ की बात हुई है इसमें? नहीं। तो जो इस साल इनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ थी अगले सालों में भी वही होंगी। ठीक है, बस पार्टनरशिप की कितने शक्ल चेंज हो जाएगी, वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप से पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी। आगे चलते हैं। वेयर अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स। बल्कि आगे भी पढ़ लेते हैं, पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। कैरीज आउट एडिशनल एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग्स। एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग का मतलब है काम। पहले ये काम कर रहे थे कपड़ों और जूतों का, कितने पहले सिर्फ कपड़ों का काम कर रहे थे, फिर उन्होंने जूतों का भी कारोबार करना शुरू कर दिया। अगर एक्सपायर होने के बाद न्यू कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे और राइट्स सेम रहेंगे, सेम रहेंगे, सिर्फ उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिख देंगे कि ये अब पार्टनरशिप अनलिमिटेड टाइम के लिए है, या ये पार्टनरशिप अगले 5 साल के लिए है, या अगले 1 साल के लिए है। तो सिर्फ ईयर की क्लॉज में चेंज आएगा, राइट्स एंड ड्यूटीज़ के क्लॉज में बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। चलें, यहाँ पे था कि वो काम करना शुरू करते हैं। पहले काम कर रहे थे कपड़ों का, फिर उसके बाद इन्होंने जूतों का कारोबार करना शुरू कर दिया। पहले भी कारोबार था, बाद में भी कारोबार ही है। ठीक है ना? और यहाँ पे एक और दोनों काम इन्होंने करने शुरू कर दिए। तो क्या जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ थी, क्या वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ होंगी? ऑफ कोर्स, पहले भी कारोबार कर रहे थे ट्रेडिंग का, अब भी कारोबार तो ट्रेडिंग का ही कर रही हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे व्हेन अ फर्म कॉन्स्टिट्यूट्स टू कैरी आउट को इस तरीके से बनती है कि वो और ज़्यादा कर सके एडवेंचर्स और अंडरटेकिंग, यानी काम, या कैरीज आउट एडिशनल अंडरटेकिंग। ठीक है ना? बात कुछ इस तरह की आ जाती है कि अगर सिर्फ एक फर्म थी जो कपड़ों का कारोबार करने के लिए बनी थी, वो जूतों का कारोबार करना शुरू कर देती है,
तो फिर चेंज आएगा। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट वन और मोर एडवेंचर्स, एक फर्म बनी ही इस तरीके से है कि वो दो काम कर सके, और वो एक काम कर रही थी दूसरा काम करना शुरू कर देती है। क्या मुझे बताएं ज़रा, क्या उसका पहले मकसद सिर्फ एक काम था या वो एक से ज़्यादा कर सकती थी? एक से ज़्यादा कर सकती थी, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ फर्म कॉन्स्टिट्यूटेड टू कैरी आउट, पहले भी वो दो काम कर सकती थी, कर सिर्फ एक रही थी, तो अगर वो दूसरा काम पकड़ लेती है तो राइट्स एंड ड्यूटीज चेंज नहीं होंगे। हाँ, अगर एक फर्म बनी ही एक काम के लिए थी, एक पर्टिकुलर काम के लिए बनी थी, वो दूसरा काम करना शुरू कर देती है, तब इसके राइट्स एंड ड्यूटीज में चेंज आ सकता है। चलिए बच्चों, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, लेकिन आप मुझे ज़रा फीडबैक दे दें कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है कि नहीं हुआ। गुड। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। आजम, बाबर, यासर एंड जाहिद आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप बिजनेस, और वो क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर कर रहे हैं। जाहिद रिटायर हो गया है और बाकियों ने बिजनेस कंटिन्यू रखा है। क्या आप मुझे बताएं ज़रा, इससे राइट्स एंड ड्यूटीज़ में चेंज आना चाहिए? नहीं, पहले भी वो इक्वली शेयर कर रहे थे, अब भी वो इक्वली शेयर कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों? प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए हैं? प्रैक्टिस क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में कोई इशू हो बता दें। किसी को कोई इशू नहीं है, सारों को आता है सब कुछ? चलें, बहुत अच्छी बात है। चलें, हमारा अगला है आज का प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। ये काफ़ी तंग करने वाला टॉपिक कह सकते हैं इसको, और काफ़ी क्वेश्चंस भी इसी में से होते हैं। पता नहीं चलता कि फर्म की प्रॉपर्टी है या बंदे की अपनी प्रॉपर्टी है। यहाँ से आई कैप को खेलने का भी बड़ा कितना मज़ा आता है। तो इसको हम प्यार से, ध्यान से और सुकून से पढ़ते हैं। कह रहे कि पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती क्या है। अब मुझे बताएं ज़रा, क्या पार्टनरशिप सेपरेट लीगल एंटिटी है? मैं तो, मेरे मुंह में अल्फाज नहीं आ रहे कि मैं अब क्या कहूँ। बच्चों, आप लोगों को अगर ये सेपरेट लीगल एंटिटी लगती है तो मैं फिर थोड़ा सा परेशान होने की तरफ माइल होता हूँ। आप लोगों को बताया नहीं था कि पार्टनर्स और पार्टनरशिप एक ही चीज़ है यहाँ पे, बिकॉज इनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ये अपने पार्टनर्स से अलग नहीं होते। क्या ये चीज़ आपको बताई नहीं गई थी? तो बच्चों, पार्टनरशिप इज़ नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। आपके सारे पार्टनर्स जो हैं वही पार्टनरशिप है। ठीक है ना। आपकी ये पार्टनरशिप अपने अलग नाम से पहचानी जरूर जाती है, लेकिन इट कैन नॉट बी कॉल्ड एन आर्टिफिशियल पर्सन। वो हक जो है वो सिर्फ कंपनी के पास है, एक रजिस्टर्ड कंपनी के पास है। आप मुझे बताएं जरा, एक ऑरल एग्रीमेंट आप कर लेते हैं पार्टनरशिप का, इम्प्लाइड पार्टनरशिप हो जाती है, तो क्या वो सेपरेट लीगल एंटिटी बन सकेगी? क्या उसको सेपरेटली पहचाना जा सकेगा उसके पार्टनर से? आपके आंसर ने बड़ा लम्हे फिक्रिया दिया है कि मुझे
इस चीज़ की तवक्को नहीं थी कि आप सारे एकदम सेपरेट लीगल एंटिटी पे यस जी कहना शुरू कर देंगे। ठीक है। अब मैंने जो सवाल पूछना था वो सवाल तो फिर वहीं पे रह गया है। सबसे बड़ा मसला तो मुझे ये आ गया कि आपने जो पीछे पार्टनरशिप पढ़ी है, जितने भी चैप्टर्स, वो आपको समझ भी आए हैं कि नहीं आए। मैं इस वक्त काफ़ी हैरान कम, लेकिन परेशान ज़्यादा हो गया हूँ आप लोगों के इस रिस्पॉन्स से। बच्चे हो, बच्चे हो, बच्चे हो, की करते हो। खैर, चलते हैं आगे अल्लाह का नाम लेके। अल्लाह करे आपको वाकई समझ आ रही हो। समझ तो ਤੁਹਾਨੂੰ आ जाती है, या तो ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ समझ नहीं आती है, सब कुछ समझ आ जाती है। अब देखें ज़रा, एक पार्टनरशिप बिजनेस अगर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, हम कहते हैं यूनिलीवर है, उसकी प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे क्या लिखा होगा कि ये किसकी प्रॉपर्टी है? उसके शेयर होल्डर्स की या यूनिलीवर की? यूनिलीवर एक कंपनी है। यूनिलीवर एक कंपनी है। ठीक है। कंपनी की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी का नाम लिखा होता है, बिकॉज वो सेपरेट लीगल एंटिटी है। ठीक है ना। यूनिलीवर एक कंपनी है। कंपनी के डॉक्यूमेंट जो होती है प्रॉपर्टी, उसको डॉक्यूमेंट्स पे कंपनी का नाम लिखा होता है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कंपनी की। लेकिन मुझे अब इस छोटी सी एक बात बताएं, एक पार्टनरशिप है, उसने कोई प्रॉपर्टी ली है, ठीक है ना, उसके डॉक्यूमेंट्स बनी हैं, डॉक्यूमेंट्स पे किसका नाम लिखा होगा? अगर वो पार्टनरशिप का नाम लिख देते हैं तो वो कहेंगे कि पार्टनरशिप तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। यहाँ तो प्रॉपर्टी का एक बाकायदा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, जिसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहा जाता है। मेमोरेंडम वैसे कहा जाता है बर्थ सर्टिफिकेट को एक कंपनी के। इसमें तो कुछ भी नहीं होता। तो डॉक्यूमेंट पे फिर इसका मतलब है पार्टनर्स का नाम लिखा जाता है। तो इस चीज़ की निशानदेही करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है और कौन सी चीज़ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनर्स है। अब आपको समझ आइए कि यहाँ पे एक्चुअली टॉपिक का मकसद क्या है। क्यों मैंने टेंशन होने लग गई है, मेरा ध्यान लेक्चर की तरफ सही तरीके से जा नहीं रहा। तो पता नहीं पिछला समझ आ रहा है आपको कि नहीं समझ आ रहा है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इंक्लूड, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, ये चार चीज़ें, ये देख लें। हमेशा हमेशा जब भी आप इस तरीके से पॉइंट्स पढ़ें, सेकंड लास्ट पॉइंट जो होगा आपका, उसका आखिरी लफ्ज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। सही, चलो बहुत अच्छी बात है ये। बस अल्लाह करे आप सबको समझ आ रहा हो। इस चीज़ का तो मुझे अंदाज़ा है, दुआ खैर पड़ती है घर में, मुझे है कि बाकियों ने बगैर देखे जो कितने सबकी हाँ में हाँ ना मिला दी हो। अच्छा ये देखें, मैं आप यहाँ पे फोकस करें। जब भी आपको, जब भी इस तरीके के चार पॉइंट्स दिए हों, उनमें सेकंड लास्ट पॉइंट का हमेशा आखिरी वर्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। या ये एंड हो सकता है या ये और हो सकता है। कोई मुझे बताएगा इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? एग्जैक्टली exactly.
अगर यहाँ पे एंड लिखा हुआ है तो ये सारे के सारे कंडीशन, सारे के सारे पॉइंट्स फुलफिल होते हैं। जी जवेरिया, आपका वो कितने हैं पॉइंट जो था 1.4.5 मैंने समझा दिया था, वो रिकॉर्डिंग में सुन लीजिएगा, या क्लास के बाद अगर टाइम मिला तो वो कितने हैं वहाँ पे रिवर्ट बैक कर लेंगे। अच्छा, एंड अगर लिखा हो तो इसका मतलब है 1 2 3 4 सारे के सारे पॉइंट्स, सारी की सारी कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तब ये जाके कितने हैं पार्टनरशिप बनेगी, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बनेगी। यहीं यहाँ पे और लिखा हो तो इनमें से एक भी पॉइंट इंडिविजुअली देखेंगे, अगर एक भी पॉइंट पूरा हो गया है तो ये प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो आप बताएं ज़रा ज़्यादा खतरनाक बात कौन सी है, एंड या और में आपने देखना होगा सिर्फ एक पूरी होती है, चलिए भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, लेकिन एंड में एक चीज़ पूरी हो रही है तो आपको बिग्रजिंगली दूसरी चीज़ की तरफ जाना ही पड़ेगा। दूसरी भी चीज़ पूरी हो रही है तो आपने वहीं पे नहीं रुक जाना, आपने तीसरी चीज़ की तरफ आना है। तीसरी भी चीज़ अगर पूरी हो रही है तो आपने चौथी की तरफ आ जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एंड में आपकी जिम्मेदारी जो है उसका स्कोप थोड़ा सा बढ़ जाता है। पढ़ते हैं कि चार कौन सी कंडीशंस हैं जो पूरी हो रही हों, चार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हो रही हों तो वो प्रॉपर्टी ऑफ फर्म बन जाती है। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टी ऑफ, कितने प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इंक्लूड्स। अच्छा जी, ये कंडीशंस नहीं है, ये हैं कि ये चार किस्म की प्रॉपर्टीज उन्होंने बता दी हैं। देख लेते हैं। द प्रॉपर्टी ओरिजिनली बॉट इनटू द कॉमन स्टॉक ऑफ फर्म ए बी सी। ए ने पैसे डाले, बी ने पैसे डाले, सी ने पैसे डाले, और इन सारे पैसों से मिल के इन्होंने एक प्रॉपर्टी ले ली है। ठीक है, वो किसके कितने हैं, वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। क्या ये एक बंदे ने ली है, ये तीनों बंदों ने ली है मिलके? तीनों ने। तो पहली चीज हमारी वो कहता है कि कॉमनली उन तीनों ने पैसे मिला के प्रॉपर्टी के लिए खरीदी है पार्टनरशिप फर्म के लिए, तो वो क्या होगा, पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होगी। सेकेंड पॉइंट में वो कहता है ऑल राइट्स और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो बॉट। मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा ताकि और जगह बनानी है। राइट्स और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो बॉट, वो कहता है कि इस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट किसकी तरफ जाना चाहिए, पार्टनरशिप की तरफ जाना चाहिए। मतलब ये आपने किस लिए खरीदी हो, क्या अपने काम के लिए खरीदी हो या पार्टनरशिप के काम के लिए खरीदी हो, मुझे बताएं ज़रा। पार्टनरशिप के काम के लिए खरीदी हो, ठीक है ना, तभी आपका कहते हैं ये बनेगी। इसको ज़रा दोबारा हम तोड़ तोड़ के पढ़ देते हैं। ऑल राइट्स, तमाम हकूक हकूक, और इंटरेस्ट, तमाम इसके इंटरेस्ट जो हैं इन दी प्रॉपर्टी ओरिजिनली सो बॉट। थोड़ा सा मुझे इनकम्प्लीट सेंटेंस लग रहा है, यहाँ पे होना चाहिए बिलोंग टू द पार्टनरशिप, लेकिन हमने जितना लिखा हुआ है उतना ही याद करना है कि सारी के सारी प्रॉपर्टी कितने इंटरेस्ट जो हैं वो प्रॉपर्टी को बाय करने में हो, और वो प्रॉपर्टी किसकी बाय करने में, पार्टनरशिप की। इसको अगली के साथ मिला के पढ़ते हैं। ऑल प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय परचेज और अदरवाइज। बाय परचेज और अदरवाइज का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि आपका एक पार्टनर, ठीक है ना, एक पार्टनर वो अपनी गाड़ी पार्टनरशिप को दे देता है। तो क्या मुझे बताइए, गाड़ी खरीदी गई है, ये किसी और तरीके से एक्वायर की गई है, लीज पे ली हो, एग्जैक्टली लीज पे ली हो सकती है, तो किसी और तरीके से, पर परचेज बाय और द फर्म, फर्म और फॉर द फर्म। देखें ज़रा, अब यहाँ पे एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी लगा दी है फर्म, लेकिन है किसके लिए, वो फर्म के लिए, तो वो किस चीज़ की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, फर्म की प्रॉपर्टी बन जाएगी। टेक्निकली दिस पार्टनर जो है ना, इसका फिर राइट बन जाएगा कि इसको रीइंबर्स की जाए उस कितने हैं गाड़ी की अमाउंट, ठीक है, लेकिन वो अलग चीज़ आ जाती है। एंड ऑल द राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आर सो अक्वायर्ड। ये बार बार ऑल द राइट्स कहने की क्या वजह है,
ऑल द राइट्स एंड इंटरेस्ट। इस प्रॉपर्टी से कोई और काम ना हो रहा हो, सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप का काम हो रहा हो। अदरवाइज का मतलब है इसके बरखिलाफ किसी और तरीके से बाय परचेज यानी परचेज की जा सकती है, और अदरवाइज या किसी और तरीके से एक्वायर की जा सकती है परचेज करने के अलावा। ठीक है दुआ। इस अदरवाइज के अंदर आपकी लीज भी आ जाती है, आपकी रेंट भी आ जाती है, आपका गिफ्ट भी आ जाता है कि कोई पार्टनर बड़े खुले दिल का मालिक है, उसने बाय गिफ्ट पार्टनरशिप फर्म को एक गाड़ी दे दी है। अगर वो गाड़ी बाद में भी ये पार्टनर ही इस्तेमाल करता रहा तब ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी नहीं होगी। लेकिन अगर वो गाड़ी पार्टनरशिप फर्म को दे दी है और अब ये सिर्फ पार्टनरशिप के ही काम के लिए इस्तेमाल होती है, तब ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसी पार्टनरशिप फर्म के लिए, उसकी प्रॉपर्टी के लिए, उसी पार्टनरशिप फर्म से उसी की के लिए प्रॉपर्टी ले सकते। समझ नहीं आई। आप कहना चाह रही हो कि एक पार्टनरशिप फर्म है ए बी सी, मैं सी हूं, मैंने इसी पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी ले ली है और फिर उसको पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज कर रहा हूं, ये कह रही हो? ये तो बड़ा अजीब हिसाब किताब होगा कि मैं ले लेता हूं और मैं उसको फिर इस्तेमाल करता हूं, तो वो तो पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लेकिन अगर देखें ज़रा, कुछ इम्प्लीकेशंस अलग अलग होती हैं इसकी, लेकिन बेसिकली ऐसा किया नहीं जाता। मैं अगर ख़रीद लेता हूँ, मैं ए बी सी, मैं सी हूँ, पार्टनरशिप फर्म की एक गाड़ी थी, कार, मैंने ये गाड़ी ख़रीद ली है, तो क्या इसे मैं भी चलाता हूँ? मैं सिर्फ मैं चलाता हूँ या ए और बी भी चलाते हैं, और कोई एम्प्लॉय जो जाना हो उसने वो भी चलाता है? कौन चलाता है इसे? बाय और फ्रॉम, अच्छा ये है, बाय और फ्रॉम नहीं है, बेसिकली वो बाय और फॉर है। फॉर मतलब प्रॉपर्टी अक्वायर्ड बाय फर्म, यानी फर्म खुद ये प्रॉपर्टी खरीद ले, या फॉर द फर्म, कोई पार्टनर खरीद के फर्म को दे दे, ये मतलब है इसका। ठीक है बच्चे, इसको थोड़ा सा आसान करके हम लिख देते हैं कि प्रॉपर्टी बॉट बाय द फर्म और प्रॉपर्टी बॉट बाय समवन एल्स फॉर द फर्म। वो समवन एल्स में कहते हैं मोस्टली पार्टनर्स ही होते हैं, लेकिन खैर कोई भी हो सकता है। ये पॉइंट थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन आपको समझ आ गई है। और उसके बाद ये पॉइंट आपने रट्टा लगा लेना है। ठीक है, बेसिकली जो हमारा गुडविल है वो होता है इनटेंजिबल एसेट। और मज़े की बात है, इनटेंजिबल एसेट्स का जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, वो पार्टनरशिप की गुडविल को एसेट नहीं मानता, वो प्रॉपर्टी नहीं मानता, तो हम उसको यहाँ पे कैसे पढ़ सकते हैं? खैर ये मजाक वाली बात आ जाती है काफ़ी फिर, लेकिन इसको आपने बस ऐसे याद कर लेना है कि प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप में क्या आती है? गुडविल आ सकती है पार्टनरशिप फर्म की। क्लियर है बच्चों? बेसिकली इसको कहा जा सकता है कि पार्टनरशिप का नाम, आप बच्चों में से किसको पता है कि गुडविल होती क्या है? साख, ब्रांड नेम, तो ठीक है ना। हमने अभी ये चीज़ पढ़ी थी कि क्या पार्टनर अपने पर्सनल रीजंस के लिए फर्म कनेक्शन या फर्म का नेम यूज़ कर सकता है? क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकता, तो ठीक है ना। वो कहते हैं गुडविल ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है ना, तो अब वो अपना नाम खुद इस्तेमाल कर सकती है, वो नाम उसकी प्रॉपर्टी है, वो नाम इस्तेमाल करके कोई और कुछ नहीं कर सकता। इसको बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस एसेट को, इस प्रॉपर्टी को, लेकिन एक इनटेंजिबल प्रॉपर्टी तो मानी जा सकती है ये। बच्चों ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं?
इनमें कहीं कोई इशू ज़रा बराबर, छोटा सा भी, छोटे से छोटा भी इशू आपको अगर आता है तो पूछ लें। क्लियर है? वाकई सबको क्लियर है? चले, अनलेस एनी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर, अनलेस एनी कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर का मतलब है कि हमने किसी और नियत से प्रॉपर्टी ली हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन अगर हमारी नीयत साफ है तो एनी प्रॉपर्टी परचेज विद पार्टनरशिप मनी विदाउट अदर पार्टनर्स कंसेंट विल बी डीम्ड टू बी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्या पार्टनरशिप खुद उठ के कोई प्रॉपर्टी ले सकती है या पार्टनर्स खरीदते हैं? पार्टनर्स खरीदते हैं। अगर पार्टनर्स उठ के पार्टनरशिप के पैसों से कोई प्रॉपर्टी लेते हैं, ठीक है ना, ये ए बी सी, ये पार्टनरशिप फर्म है, सी उठा और पार्टनरशिप के पैसों से, पार्टनरशिप की के पैसों से उसने प्रॉपर्टी खरीद ली है, तो वो प्रॉपर्टी किसकी है? पार्टनरशिप फर्म की प्रॉपर्टी है। क्लियर होती है ये बात? नीचे क्या लिखा हुआ है? अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर का मतलब है कि वो कहता है, वो सी उठ के प्रॉपर्टी खरीदता है और वो कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी है, तो वो प्रॉपर्टी फिर सी की होगी। लेकिन फिर मुझे बताएं, क्या सी पे कोई जिम्मेदारी आ जाएगी? गुडविल देते हैं फ्रेंचाइज को। मुझे बताएं ज़रा, सी उठा है और उठ के उसने पार्टनरशिप के पैसों से कोई प्रॉपर्टी ले ली है और कहा ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी है, तो क्या सी पे कोई जिम्मेदारी आ जाएगी? आ जाएगी। प्रॉपर्टी उसकी नहीं है? नहीं, प्रॉपर्टी तो उसी की है, जिम्मेदारी क्या आएगी? पैसा देगा ऑफ कोर्स। अरे सोचें ज़रा, मैं आपके पैसों से अगर शावरमा खा लेता हूँ तो मुझे आपको पैसे देने पड़ेंगे ना। बस सेम चीज़ है यहाँ पे कि अगर पार्टनरशिप में पार्टनर उठता है और पार्टनरशिप के पैसों से शावरमा खा लेता है तो उस पार्टनर को पैसे देने पड़ेंगे वापस। ठीक है? क्लियर होती है ये बात? क्या लिखी हुई है ये 4 पॉइंट्स आपको क्लियर होते हैं? ये आखिरी बात आपको क्लियर होती है बच्चों? चलें, अब वो कहता है गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या होती है पढ़ लेते हैं। गुडविल क्या होती है? गुडविल इज एन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट उन्होंने डाल दिया है। मीनिंग द वैल्यू ऑफ एन इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल मतलब कि जिसको छू नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, एक ऐसा इंटेंजिबल एसेट है गुडविल, विच हैज़ क्वांटिफाइबल वैल्यू, जिसकी वैल्यू हम असर्टेन कर सकते हैं इन अ बिजनेस। इसकी बिजनेस में हम वैल्यू असर्टेन कर सकते हैं। ये एक पढ़ा हो, अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। जो कोई ऐसा एसेट जिसको हम देख नहीं सकते, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो गुडविल है। मुझे एक बात बताएं, आप में से इकोनॉमिक्स किसने पढ़ी है? इकोनॉमिक्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ जाती है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक है? और ये ऐसे चलता है। ठीक है? जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करता रहता है, आप ज़रा मुझे खुद सोच के बताएं, अगर सूद की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो लोग क्या उधार लेंगे, लोन लेंगे? 10% थी, बढ़ के हो गई 15%, तो लोग लोन की तरफ कम आएंगे। और बिजनेस में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट लोन लेके ही होती है। तो क्या आप मुझे बताएं, लोग
नहीं कितने लोन नहीं लेंगे तो क्या इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे ना। नहीं। और दूसरी तरफ मुझे एक बात बताएं, इंटरेस्ट रेट ये बढ़ गया है तो जितने लोग अपने अकाउंट में पैसे जमा करवाएंगे फिक्स्ड अकाउंट में, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, तो क्या लोग इन्वेस्टमेंट की जगह सेविंग करना ज़्यादा पसंद करेंगे? करेंगे। ये होता है मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल का ग्राफ। ठीक है। देखें, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो इन्वेस्टमेंट हो गई है कम। इंटरेस्ट अगर बढ़ गया है और वाइस वर्सा इंटरेस्ट रेट अगर कम हो गया तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगी। मुझे बताएं ज़रा, क्या जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर पैसे पड़े हुए हैं, अ, क्या वो वैसे के वैसे ही रहेंगे? मतलब पैसों की उसमें तो कमी बेशी नहीं आ सकती ना। अगर कहते हैं पार्टनरशिप में कैपिटल 1 मिलियन का पड़ा हुआ है तो वो तो 1 मिलियन का ही रहेगा ना। वो 1 मिलियन का ही रहेगा। लेकिन बात ये एक्चुअली आती है कि लोग अगर इन्वेस्टमेंट कम करना शुरू करेंगे और ये पार्टनरशिप को अपनी पार्टनरशिप फर्म बेचनी पड़ गई, कुल असासे जो नेट एसेट्स हैं पार्टनरशिप फर्म के, अगर वो 1 लाख कितने 1 मिलियन हैं, तो क्या वो 1 मिलियन बेच के का दे सकेगी या कम का देना पड़ेगा अगर लोग खरीदना ही नहीं चाहते तो? मैं कह रहा हूँ कि आपका कुल असासे 1 मिलियन की हैं, लेकिन लोग आपकी पार्टनरशिप खरीदनी ही नहीं चाहते 1 मिलियन की, तो क्या आपको 1 मिलियन से कम की पार्टनरशिप बेचनी पड़ सकती है? कम की देनी पड़ेगी क्योंकि लोग बाय नहीं करना चाह रहे। तो इसको कहते हैं नेगेटिव गुडविल। यहीं आप मुझे एक बात बताएं, अगर आपके कुल असासे 1 मिलियन के हैं और पूरे शहर से लोग दूर दूर से आपकी ही दुकान पे आते हैं, तो क्या आप चुप करके 1 मिलियन के दे देंगे या कहेंगे नहीं, हुन नहीं, हुन मैं बहुत प्राइस चार्ज करांगा, अब हाई कर देंगे? हो सकता है आप 2 मिलियन का दें, तो बाकी जो एक्स्ट्रा 1 मिलियन है वो आपकी गुडविल होगी। अब मुझे बताएं ज़रा, ये हमने किस वक़्त असर्टेन की? बेचने के वक़्त। ऐसा ही है। हम बार्गेन करेंगे, देखेंगे कोई कितना का ख़रीदना चाहता है। क्या अगर कोई ख़रीदना चाह नहीं रहा, मतलब कि अगर कोई बेचना नहीं, कितने हैं, कोई आपके पास आया ही नहीं है ख़रीदने के लिए, तो क्या आपको ये अमाउंट पता लग सकेगी कि ये कितने अमाउंट क्या है? ये अमाउंट नहीं पता लग सकेगी। आपका इंटेंजिबल एसेट्स का जो है फॉर वो जो स्टैंडर्ड है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है कितने इंटेंजिबल का, वो इसीलिए गुडविल को किताबों में लिखने से मना करता है। वो कहता है कि इसको किताबों में ना लिखो, ये चीज़ ही उस वक्त आपने सर्टेन कर दी है जिस वक्त आप बेच रहे होंगे। तो ये गुडविल जो होती है ना, सिर्फ तब किताबों में आती है जिस वक्त आप बिजनेस को बेच देते हैं, और वो भी बिजनेस की किताबों में ऐसे ही नहीं आ जाती। दो बिजनेसेस की कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं उसके अंदर आती है, वरना ऐसे नहीं आती। तो आपको समझ आ गई है कि गुडविल होती क्या है बेसिकली? गुड। एन एग्जाम्पल वुड बी द रेप्यूटेशन ऑफ द फर्म। फर्म की रेप्यूटेशन है जो कि कस्टमर्स कहते हैं की वजह से आती है। मार्केट वैल्यू नहीं होती उसकी। मार्केट वैल्यू होती है, मार्केट वैल्यू भी तभी होगी ना अगर आप पूछें किसी से कि हाँ भाई ये बिके तो कितने की बिकेगी। अगर आप किसी से पूछ ही नहीं सकते तो फिर मार्केट वैल्यू आप असर्टेन नहीं कर सकेंगे। द रेपुटेशन enables द फर्म टू अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। ये रेपुटेशन जो होती है ये नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा बेचने का आपको देती है, मौका देती है, मौका फराम करती है, अर्न बाय बिजनेस एज अ होल।
अब बच्चों एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि आप लोगों को नहीं पता कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। होता है बेसिकली जो हमारे एडम स्मिथ भाई साहब थे, उन्होंने 1776 के अंदर लिखा था, एक किताब लिखी थी, एक किताब थी, शायद ऐसे था, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जिसको इन शॉर्ट हम वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। अ, और इस बंदे ने, एडम स्मिथ ने, बुनियाद रखी थी इकोनॉमिक्स की। इसने कहा था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जिसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन आता है। और इनके होते हैं रिवॉर्ड्स। लैंड को मिलता है रेंट, लेबर को मिलता है वेज, कैपिटल को मिलता है इंटरेस्ट, और ऑर्गेनाइजेशन, कितने ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसको मिलता है प्रॉफिट। आपके ये 4 रिवॉर्ड्स अगर आपने दे दिए हैं तो इसका मतलब है आप जैसे नॉर्मल चीज़ में ब्रेक इवन कहते हैं, आप वहाँ पे पहुँच गए हैं। इसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, जिसको आप ब्रेक इवन कह सकते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस। लगता ऐसा ही है कि कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन अगर आपने इनका रिवॉर्ड दे दिया है तो बाकी हिस्से में आपके कुछ नहीं आता। लेकिन ये इसको हम नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। ब्रेक इवन से ज़्यादा आप कमा सकते हैं किस तरह? जब आपकी रेपुटेशन होगी, जब आपकी गुडविल होगी। अब क्लियर होता है बच्चों ये लाइन एक्चुअली मतलब क्या है इसका? गुड। ये तो असल में लॉ है। यहाँ तो आप, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप रट्टा लगा के भी पास कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके पीछे की जो बात है वो अगर पता हो तो आप एक सिंपल अकाउंटेंट से चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसको हमारे उस्ताद जी कहते हैं, मुख्तार मुंशी नहीं बनना, मुमताज़ मुंशी बनना है। ठीक है, मुंशी का तो फिर भी आंसर वहीं पे आ जाता है, लेकिन बाकियों से बेहतर। गुडविल कैन बी बॉट एज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस एज अ होल लेस द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स। क्या हमने अभी यही चीज़ पढ़ी कि हमने 2 मिलियन का एसेट बेचा, बिजनेस एज अ होल, ये हो गया एग्रीगेट वैल्यू, या लेस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स। टोटल एसेट्स लेस टोटल लाइबिलिटी क्या होता है? ये होती है इन्वेस्टमेंट, जिसको हम इक्विटी कह सकते हैं। इसको हम कैपिटल नहीं कह सकते। कैपिटल अलग चीज़ होती है, वो आप अकाउंटिंग में पढ़ेंगे कि इक्विटी और कैपिटल के दरमियान क्या फ़र्क है। ये लाइन क्लियर हो गई है आपको? इसको आप नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट भी कह सकते हैं, इसको नेट वर्थ भी कह सकते हैं, इसको इक्विटी भी कहा जा सकता है, इसको बहुत कुछ कहा जा सकता है। चलें एग्जाम्पल्स पे आ जाती हैं। आजम, बाबर एंड करीम आर पार्टनर्स इन बिजनेस और दे बॉट अ प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ फिक्टिशियस पर्सन विद द मनी ऑफ पार्टनरशिप। फिक्टिशियस कहते हैं जो चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना, जो कि मेड अप होती है। तो एक फिक्टिशियस बंदे के नाम पे उन्होंने, एक मेड अप नाम पे उन्होंने प्रॉपर्टी ले लिया, और किस पैसे से ली है? पार्टनरशिप के पैसे से। क्या पार्टनरशिप से पैसे से ली हुई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी होती है? होती है। आगे आ जाते हैं। नुमान एंड उस्मान आर पार्टनर्स, ठीक है। नुमान बाय शेयर फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज इन हिज ओन नेम विद द मनीज एंड अकाउंट्स ऑफ द फर्म। फर्म के पैसे से उसने शेयर्स खरीद लिए हैं। किस पैसे से इसने शेयर खरीदी हैं? फर्म के पैसे से। क्या कहा था? प्रॉपर्टी खरीदें आप फर्म के पैसे से। तो और दूसरे पार्टनर को ना पता हो तब भी ये प्रॉपर्टी होगी फर्म की। द वैल्यू ऑफ शेयर सब्सिक्वेंटली इंक्रीजेज बाय कंसिडरेबल अमाउंट।
कहते हैं कि शेयर की वैल्यू बढ़ गई है और अच्छी खासी बढ़ गई है। नोमान क्लेम्स दैट द शेयर आर हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। क्या ये इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? नहीं। इसने पैसे किससे खरीदी है? फर्म के पैसों से खरीदी है। दूसरे पार्टनर को नहीं पता, फिर भी ये प्रॉपर्टी किसकी होगी? फर्म की प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है बच्चों ये एग्जाम्पल भी? आगे आ जाते हैं। सादिया एंड राबियान पार्टनर। सादिया बायज लैंड विद पार्टनरशिप मनी। पार्टनरशिप मनी के कितने हैं? पार्टनरशिप के पैसों से उसने ले लिया है फॉर हर सोल बेनिफिट। ठीक है ना? उसने सादिया ने किससे लिया है? पार्टनरशिप के पैसों से लिया है। अभी तक यहां तक लग रहा है कि ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है। देयर आफ्टर सादिया डेबिट्स हर सेल्फ इन द फर्म बुक्स। यहां पे बात थोड़ी अलग आ गई है। पैसे किसके इस्तेमाल हुए हैं? पार्टनरशिप फर्म के। सादिया ने दिया था 1 मिलियन, ठीक है, और प्रॉपर्टी इसने ली थी 6 लाख की। इसने लैंड खरीद लिया है और किया अब इसने क्या है? आप में से कितने कोई पढ़ रहा है? अकाउंटिंग पढ़ है? बच्चों FR1 पढ़े हैं, ठीक हो गया। अच्छा ये एंट्री मुझे बताएं ज़रा। कैपिटल इंट्रोड्यूस किया जाता है जब फर्म के अंदर, तो क्या होता है? कैश टू कैपिटल, यही एंट्री पास होती है। पार्टनरशिप फर्म के अंदर थोड़ा सा अलग हिसाब किताब हो जाता है, क्योंकि सिर्फ कैपिटल लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा किसका कैपिटल है, तो ये नाम से होता है। सादिया अलग लिखा गया, सादिया कैपिटल, ठीक है। ये एंट्री पास हुई थी 1 मिलियन से। अब प्रॉपर्टी लेने के बाद 6 लाख की प्रॉपर्टी उसने ली है, तो उसने उसकी बुक्स में एंट्री पास क्या की है? सादिया कैपिटल डेबिट और कैश, बल्कि कैश की बजाय लैंड लिख देते हैं यहाँ पे। बल्कि आपको पूरी तरीके से समझा देता हूँ। सबसे पहले तो लैंड परचेज किया है, तो यहाँ पे लैंड टू कैश, ये एंट्री पास कर दी 6 लाख। अगर यहीं तक रुक जाते तो ये प्रॉपर्टी लैंड क्या हो जाती? ये प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप हो जाती। लेकिन सादिया ने क्या किया है? अगली एक और एंट्री पास की है। सादिया कैपिटल टू लैंड 6 लाख। क्या आप मुझे बताएं, ये लैंड पार्टनरशिप की रह गई है या अब क्या हुआ है? डेबिट कर दिया उसने अपने आप को, अपना कैपिटल कम कर दिया उसने उसी अमाउंट से। तो लैंड अब क्या पार्टनरशिप की रह गई है या सादिया ने वो पार्टनरशिप से लैंड खरीद ली है? बट सादिया ने गलत किया तो वो प्रॉपर्टी सादिया से वापस ले नहीं लेंगे। सादिया ने गलत क्या किया है दुआ? पार्टनरशिप की मनी से एसेट लिया है, वो तो कोई बात नहीं। उसने एक्चुअली अपना जो कैपिटल था उससे लिया है, ठीक है ना? कैपिटल में डाला नहीं है उसने। देखें 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 देखें, ये 1 मिलियन जिस वक्त सादिया पार्टनर बनी थी उस वक्त उसने ये एंट्री पास की थी कि 1 मिलियन से उसने कैश दिया था। अब उसने लैंड जब लिया है तो यहां तक वो प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप है, लेकिन अब इसने अपना वो कैपिटल कम करके वो लैंड खरीद ली है लिजिट तरीके से, ठीक है ना? पहले उसने पार्टनरशिप के लिए लैंड ली है और फिर पार्टनरशिप का लैंड उसने खुद खरीद लिया है, ठीक है दुआ? गुड। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपको मोबाइल लेके दूं और फिर मैं वही मोबाइल आपसे खरीद लूं। चलें, एग्जाम्पल क्लियर है बच्चों? ये एग्जाम्पल गुड।
आगे आ जाती हैं अरसलान, अ पार्टनर इन फर्म बाय शेयर्स ऑफ अ कंपनी इन हिज ओन नेम। अपने नाम से उसने कितने हैं एक कंपनी के शेयर्स दिए हैं विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अदर पार्टनर्स, ठीक है, बट द मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ फर्म। ये तो मेरे ख्याल से उन्होंने कितने दोबारा वही कितने एग्जाम्पल नीचे दे दिए दोबारा कि उस बंदे ने फर्म के पैसों से दूसरे पार्टनर को बताए बगैर स्टॉक ले लिया, तो वो अब शेयर्स जो हैं किसके माने जाएंगे, पार्टनरशिप फर्म के। तो वही क्लियर है बच्चों ये एग्जाम्पल। चलें नीचे आ जाती हैं एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्म, ये इसका मतलब आता है बेसिकली अप्लाई करने को कहते हैं एप्लीकेशन। नो पार्टनर शुड यूज प्रॉपर्टी। अब ये देखें पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी तो ले ली है, उसको यूज कौन करेगा, सबसे बड़ी बात क्या आ जाती है। तो क्या हमने ये चीज़ पहले पढ़ी थी कि पर्सनल यूज़ के लिए नहीं, पर्सनली यूज़ नहीं कर सकते पार्टनरशिप और कितने प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म के लिए यूज़ करनी पड़ती है। वही चीज़ उन्होंने कहा है सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनर्स के कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर उन्होंने कुछ भी लिखा हो तो वो अलग चीज़ है, लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या है, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पार्टनर टू यूज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पज ऑफ पार्टनरशिप। एक्सक्लूसिवली इसका मतलब है सिर्फ और सिर्फ, एक्सक्लूसिवली सिर्फ और सिर्फ वो किस लिए इस्तेमाल करेंगे पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए। नो पार्टनर शुड यूज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी फॉर हिज पर्सनल बेनिफिट। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ आती है, पहली चीज छोड़ देते हैं। गुड। अब ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर्स। अगर पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि कोई प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की है लेकिन वो एक पार्टनर यूज करेगा, तो फिर कर सकते हैं। फिर कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर तो कितने कॉन्ट्रैक्ट में लिख देते हैं कि हाँ भाई ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, इसको ये पार्टनर यूज़ कर सकता है, तो ठीक है कर सकता है। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, आबिद एंड साजिद आर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। आबिद टुक द फर्म्स प्रिंटर एंड लैपटॉप टू होम। आबिद जो है वो अपना कितने प्रिंटर जो कितने फर्म का प्रिंटर और लैपटॉप घर ले गए और अपनी फैमिली के साथ यूज़ कर रहा है टिल दे वर नॉट यूजेबल एनी मोर। और तब तक उसने यूज़ किया, रगड़ा लगाया, जब तक वो इस काबिल नहीं हो गए कि अब उन्हें और यूज़ नहीं किया जा सकता। तो क्या आबिद मस्ट नॉट हैव यूज द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। आबिद को ऐसा नहीं करना चाहिए था और मस्ट कॉम्पनसेट टू द फर्म। फिर वो इसके पैसे देगा, इस प्रिंटर और लैपटॉप के पैसे देगा फिर आबिद। क्लियर है बच्चों, या वो इसके पैसे देगा या इसके कैपिटल से निकाल लिए जाएंगे। बच्चों क्लियर है। चलें आगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 8 आता है, 9 आता है, 10 आता है, और बस ये 3 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपका आज का होमवर्क है। देख लेते हैं इसके एमसीक्यूज कितने हैं। 10 एमसीक्यूज हैं, आप भी कर लेते हैं, छोटे छोटे से एमसीक्यूज होते हैं, ताकि आपका एक दफ़ा ये किस्सा ख़त्म हो। आपके पास अभी भी 2 मिनट रहते हैं, कर लें। क्या कहते हो बच्चों, कर लें। कर लेते हैं, कल वैसे भी आपको छुट्टी है, आप फिर ये पार्टनरशिप के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको रिवाइज कीजिएगा। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉन्ट्रेरी, अ पार्टनर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव रिम्यूनरेशन फॉर टेकिंग पार्ट। पढ़ लेते हैं आगे भी। द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू कितने शेयर प्रॉफिट इक्वली, और द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट कैपिटल सब्सक्राइब्ड। द पार्टनर शेल कितने हैं इंडेमनीफाई फर्म फॉर एनी लॉस फॉर इज विलफुल निगलेक्ट। अच्छा उसने कहा था इनकरेक्ट कौन सी है। सबसे पहली बात है कि पार्टनर्स को कितने हैं काम करने पे रेम्यूनरेशन खाम खा नहीं दी जाती, अगर लिखा हुआ है तो दी जाती है, ठीक है ना। इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट कितने कॉन्ट्रेरी, अगर नहीं लिखा हुआ तो आपको पार्टनरशिप फर्म नहीं मिलेगी, ये ठीक है। अगर पार्टनर्स प्रॉफिट कितने कुछ नहीं लिखा हुआ तो
डिफरेंस कितने क्या है compete इन बिजनेस और सीक्रेट प्रॉफिट में? सेम ही चीज़ आ जाती है बेसिकली, लेकिन दो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं। आपने पार्टनर्स को बताए बगैर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी से कोई प्रॉफिट कमा लिया है, ठीक है ना। मैंने पार्टनरशिप की गाड़ी पकड़ी है और मैं उस पर कितने ऊबर पे चला रहा हूँ गाड़ी, तो क्या मुझे प्रॉफिट आ रहा है? वो प्रॉफिट पार्टनरशिप का है, वो सीक्रेट प्रॉफिट है। मैं कह रहा हूँ कि मैं ए बी सी में सी मैं हूँ, ठीक है ना, और मैं पार्टनरशिप का नाम ए बी सी पार्टनरशिप का नाम लगा के तो अपने पर्सनल बिजनेस के लिए बंदे घेर रहा हूँ। ये कंपीटिंग बिजनेस होगा, ये सीक्रेट पार्टनर भी होगा, ये कंपीटिंग बिजनेस भी होगा, ठीक है। लेट से ये कितने पार्टनरशिप करती है क्लॉथ का काम, और मैं अकेला, मैं भी क्लॉथ का ही काम करता हूँ, ठीक है ना। ये कंपीटिंग बिजनेस हो गया है, मैं अपनी ही फर्म के साथ कंपीट कर रहा हूँ। नाइला, ये क्लियर होती है बात? गुड। अच्छा ये देखें, उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं लिखा होगा तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी, ये भी ठीक है। द पार्टनर्स आर इंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तो नहीं लिखा हुआ। अगर आपका ज़रूरी लिखा होगा कि इंटरेस्ट मिलेगा तब मिलेगा, और ये तो सीधी सी बात है कि पार्टनर्स इंडेमनीफाई करेंगे। अगर उनके विलफुल डेट से कोई लॉस हुआ है तो वो पार्टनर वापस करेंगे। तो ऑप्शन सी आपकी बनती है। आगे आ जाते हैं। सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स अ चेंज मेड कितने मे बी मेड इन द नेचर ऑफ फर्म। नेचर ऑफ फर्म एक ड्रास्टिक किस्म की चेंज होती है, सारे पार्टनर्स माने तो इस पेज पे होता है। पढ़ लेते हैं। विद द कंसेंट ऑफ एक्टिव पार्टनर्स, गलत। विद द कंसेंट ऑफ मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स, गलत। विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सी ऑप्शन बननी चाहिए। और विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, रजिस्ट्रार का क्या भाई, अर्ली कॉन्ट्रैक्ट कर लें। सी ऑप्शन आपकी बननी चाहिए, क्या सी ऑप्शन बनती है? गुड। आगे आ जाते हैं। मिस्टर ए अ पार्टनर इन फर्म बाइज शेयर्स इन द ऑफ अ कंपनी इन हिज ओन नेम, अपने नाम पे उसने फर्म के कितने मिस्टर ए ने लिए हैं शेयर्स, ठीक है। विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अदर्स बट विद द मनी एंड ऑन अकाउंट ऑफ फर्म, क्या ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है कि उसने पार्टनरशिप के पैसों से लिए हैं? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी बनती है। पार्टनर कितने प्रॉपर्टी ऑफ ए नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ एक्टिव पार्टनर नहीं, प्रॉपर्टी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं, डी ऑप्शन बनती है यहाँ पे, प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डी ऑप्शन ही बनती है बच्चों। गुड। आगे आ जाते हैं। दी प्रॉपर्टी, अब ये देख लें ज़रा, सारे चैप्टर में से ये दो आए थे, और उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ फर्म के अंदर से उसने तीसरे से शुरू कर दिया। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आपने ज़रूर करना है। द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म मस्ट बी यूज्ड फॉर एक्सक्लूसिव पार्ट कितने बेनिफिट ऑफ एक्टिव पार्टनर, ये तो नहीं था। फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ ऑल द पार्टनर्स, पार्टनर्स तो था ही नहीं। फॉर एक्सक्लूसिव बेनिफिट पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, सी ऑप्शन बननी चाहिए, और ए और बी गलत है। क्या सी ऑप्शन बनती है? गुड। आप लोगों को भी समझ आ रही है। पार्टनर गिविंग एडवांसेस टू द फर्म, लोन की बात कर रहे हैं, तो कितने परसेंट हुआ था? नॉट टू बी क्लेम्ड एनी इंटरेस्ट, गलत है। टू बी क्लेम्ड 6% और एज अग्रीड अपॉन, ये ऑप्शन सही लग रही है, ठीक है। 12% नहीं है, और इंटरेस्ट एज थर्ड पार्टी तो है ही नहीं, तो बी ऑप्शन सही बनती है। 6% या कोई और अमाउंट अगर परसेंटेज दे दी जाए। क्लियर है बच्चों? गुड। इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट एक्सप्रेस और अच्छा कितने यहाँ तक छोड़ देते हैं, इससे आगे पढ़ना शुरू करते हैं। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कितने हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ फर्म इज डीम्ड टू इंक्लूड, चार चीज़ें हमने याद कर लेनी है। ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स कितने हैं विच हैव बीन बॉट इनटू कॉमन स्टॉक फॉर द पर्पज ऑफ द पार्टनरशिप बाय इंडिविजुअल पार्टनर वेयर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और सब्सिक्वेंटली एडिट। पढ़ लेते हैं आगे। दोज अक्वायर्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस विद द मनी बिलोंगिंग टू द फर्म, यस और गुडविल, ये तीनों बनती हैं यहाँ पे, तो ऑल ऑफ द अबव, डी ऑप्शन। क्या ये डी ऑप्शन बनती है? ये वही उन्होंने पहले दो पॉइंट्स को मिला दिया आपस में।
ठीक है ना, कि सारी वो प्रॉपर्टी जो कि कॉमन स्टॉक से ली गई हो और बिजनेस के लिए ली गई हो बाय इंडिविजुअल पार्टनर, क्योंकि एक पार्टनर ही लेता है, यहाँ पे फर्म खुद नहीं ले सकती, और कमेंसमेंट के वक्त ली गई हो या कमेंसमेंट के बाद ली गई हो। 7 पे आ जाते हैं। डैश हैज़ एवरी राइट टू टेक, कितने हैं, इन कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस एवरी पार्टनर, सब पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट और सब्सटीट्यूटेड पार्टनर, ये तीनों नहीं हमने पढ़े हुए। पर एवरी पार्टनर ए ऑप्शन बनती है इसकी। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अगर पढ़ा हमने तो। क्लियर है बच्चों, ए ऑप्शन। फिर आगे एवरी पार्टनर वेदर एक्टिव और डॉर्मेंट हैज फ्री राइट टू एक्सेस all the accounts of firm, full information of all the things, both या none। ये जरा मुझे आप बताएं, एक्टिव पार्टनर तो ले सकता है क्या? डॉर्मेंट पार्टनर, डॉर्मेंट पार्टनर वही होता है ना, स्लीपिंग पार्टनर। अब मुझे पहले सबसे ये बताएं, ये स्लीपिंग पार्टनर होता है कि साइलेंट पार्टनर होता है? डॉर्मेंट पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर होता है या साइलेंट पार्टनर होता है? स्लीपिंग पार्टनर होता है, उसमें लिखा हुआ था मे और मे नॉट, ठीक है ना। तो यहां पे बोथ की ऑप्शन सी ऑप्शन आनी चाहिए। क्या सी ऑप्शन आती है? सी ऑप्शन ही आती है बच्चों, बिकॉज साइलेंट जो है, आपको याद होगा मैंने कहा था ये सो रहा है, ठीक है, बाकियों को नहीं पता। साइलेंट वो है कि बड़े बात करने लगते हैं तो बेटे को कहते हैं कि भाई आप बाहर जाओ, हमने ज़रूरी बात करनी है। ये कुछ नहीं कर सकता, ये सब कुछ कर सकता है ना। ये मे और मे नॉट एक एक्टिव पार्ट। क्लियर है बच्चों, ये 8th MCQ आपको। अगले आ जाते हैं, अ पार्टनर कैन क्लेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर लिखा होगा तो, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ प्रॉफिट से मिलता है, ये दोनों चीज़ें आपको याद है। इफ देर इज लॉस तो इंटरेस्ट नहीं मिल सकता कैपिटल पे, इफ देर इज प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन लिखा होना चाहिए इफ देर इज प्रॉफिट एंड देर इज एन एग्रीमेंट टू पे। सी ऑप्शन बननी चाहिए, दोनों चीज़ें पूरी होंगी तो। नन ऑफ द अबव नहीं है। और उसके बाद आगे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ राइट ऑफ पार्टनर। राइट ऑफ पार्टनर क्या नहीं है? इसका मतलब है 3 राइट्स होंगे और चौथा राइट नहीं होगा। एवरी पार्टनर हैज राइट टू कंटिन्यू इन द पार्टनरशिप एंड नॉट टू बी एक्सपेल्ड, ठीक है ना। कोई पार्टनर किसी को निकालना हो या उसने खुद छोड़ना हो, सारे पार्टनर्स बैठते हैं, किसी एक पार्टनर को हक नहीं है कि किसी और को निकाल सके या खुद आराम सुकून से निकल जाए। अ पार्टनर हैज पावर टू एक्ट इन दी एमरजेंसी, ये तो एजेंसी वाला ही बात उन्होंने कर दी। एवरी पार्टनर इज राइट इंटाइटल टू शेयर इन प्रॉफिट्स इक्वली, ये भी हो सकती है। लेकिन एवरी पार्टनर इज इंटाइटल टू इंट्रोड्यूस अ न्यू पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स, ये नहीं हो सकता। किसी एक पार्टनर ने आना हो या किसी पार्टनर से जाना हो, तमाम पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए होती है। तो डी ऑप्शन यहां बनती है। क्लियर है बच्चों, ये डी ऑप्शन कैसे बनती है? गुड। चलें, आपका ये चैप्टर कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 12 था आपका ये बच्चों। चैप्टर 12 इख्तिताम पजीर हुआ है इसका। कल आपको छुट्टी है, आप मुझे बता दें ज़रा, आपको पास पेपर्स मैं खुद मंडे को करवा दूं या आप लोग खुद ही कर लेंगे? चलें, तजाद पाया जाता है तो ऐसा करते हैं, आप लोग पार्टनर ये चैप्टर 12 के पास पेपर्स को देख आइएगा। मंडे को इंशाल्लाह मैं आपको ये इस चैप्टर के पास पेपर्स खुद करवाऊंगा। मुझे एक बात बताएं ज़रा, पिछला चैप्टर जो था चैप्टर 11, उसके पास पेपर्स भी आपने खुद ही किए थे ना? चलें, एक काम करते हैं, मंडे को मैं चैप्टर 11 और 12 दोनों के पास पेपर्स में आप देख लें, कहीं आपको कोई इशू नज़र आता है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। क्लियर है बच्चों?
शाबाश। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और हो सके तो दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।